मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। देखो ये रूसो ने बोला था। इंसान का जब जन्म होता है ना, सिर्फ तभी इंसान ना नेचुरली फ्री वाली स्टेट में होता है, बट जैसे जैसे वो सोसाइटी में ग्रो होता है ना, बहुत सारी चेन्स उस इंसान को जकड़ लेती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आप समझ जाओगे। देखो बहुत सारे बच्चे, आपको पता है, अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करियर चूज करते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, 3 इडियट्स में जो दिखाया गया था। देखो ये बात सच है, अभी अवेयरनेस आई है बहुत सारे पेरेंट्स में, लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों से, और वो पेरेंट्स की चॉइस के हिसाब से अपना करियर चूज कर लेते हैं। आप और देखिए, अब 2 लड़का लड़की को आपस में प्यार है, लेकिन उनका धर्म अलग है या फिर कास्ट अलग है। सोसाइटी में ये चीज़, कई सोसाइटीज़ में ये चीज़ टैबू मानी जाती है, तो समाज के डर से वो शादी नहीं होती। तो बताइए कहाँ पे इंसान फ्री है? ऐसी अनेकों कस्टम्स, ट्रेडिशंस बहुत बार या फिर चीज़ें इंसान फॉलो कर लेता है सिर्फ पीयर प्रेशर के चलते, सिर्फ सोसाइटी में स्टिग्मा है इस चीज़ के चलते। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा किसान ऐसे होते हैं जो मार्केट से ना कर्ज लेके लेविश शादी करते हैं अपने बच्चों की। असल में वो नहीं करना चाहते, लेकिन समाज ये बोलता है कि तुम इतना पैसा लगाओ शादी में, तुम इतना दहेज दो, तुम इतना खर्चा करो शादी में। देखो बोल तो देते हैं कई बार कुछ लोग कि हाँ शादी में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इंतजाम काफी बुरा है, लेकिन आप कई बार ना उन पे सोचिए जिनकी शादी है, उन्होंने किस किस से कई बार कर्ज लेके वो उतना इंतजाम किया होता है। टिप्पणी करनी किसी पे बहुत आसान होती है, लेकिन आपके अंदर एम्पैथी है ना, तो आपको सही में एहसास होगा कि जिस इंसान ने कई बार ये प्रोग्राम किया होता है, वो बेचारे ने कितनी मुश्किल से किया होता है। समझ गए? तो ये क्यों होता है? सोसाइटी के चलते होता है। ये भी एक प्रकार की चैन है। सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ऐसा करो। ये भी एक प्रकार की चैन है। हर तरफ से इंसान जो है ना, वो चैन्स में जकड़ा हुआ है, हर तरफ से। तो ये था रूसो का मतलब इस कोट से। अब देखो एक क्वेश्चन आप ये पूछना चाहोगे, सर हम कल पूरा दिन इंतजार करते रहे, आपकी डिस्कशन तो आई नहीं। कल का दिन देखो बहुत खराब था सच्ची में, मतलब ऐसे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और कल का दिन अच्छा नहीं रहा। फिर मुझे लगा रात को कम से कम एक वीडियो तो बनाते हैं। फिर वो उड़ान वाली वीडियो मैंने बनाई थी, तो इसलिए कल मैं नहीं बना सका। जैसे आपके साथ होता है ना, कुछ हो जाता है तो बस पढ़ने का मन नहीं करता काफ़ी देर तक, वैसा ही है। फिर वो देखो डेली के करंट अफेयर आते हैं तो रिसर्च काफ़ी करनी पड़ती है, तो कोई ऐसी घटना हो गई तो फिर उससे क्या होता है कि रिसर्च करने में मन नहीं लगता, फिर वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। खैर सॉरी, हम जो आर्टिकल्स कल हमारे रह गए थे ना, वो हम डिस्कस कर लेंगे, बढ़िया ढंग से हमारी डिस्कशन में शामिल करेंगे। और आज हम काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन पुलिस फोर्स में रिफॉर्म्स से संबंधित, उसके बाद ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस के 2 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, एक कालाराम मंदिर से संबंधित और एक हाउथी रिबल्स के ऊपर अटैक किया है अब यूएसए ने, तो वार और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय को माइनॉरिटी स्टेटस मिलने से संबंधित है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन पुलिस में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। कंटेस्ट ये है, जनवरी के फर्स्ट वीक में 3 दिनों की पुलिस ऑफिसर्स की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों के जो पुलिस चीफ है ना, यानी कि डीजीपी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस देखो इसलिए ज्यादा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यह बताता है कि सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। वैसे तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए पुलिसिंग में, इस चीज पे बहुत फोकस किया गया। आर्टिकल में देखो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। मैंने ना कैटेगराइज कर दिया आर्टिकल के पॉइंट्स को 2-3 सेक्शन में, ताकि आसानी से आपको समझ में आए पॉइंट्स और याद भी हो जाएं। जैसे सबसे पहले ना चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में हमारे देश में पुलिस फोर्स के सामने यह है, अपनी पब्लिक इमेज को इंप्रूव करना। देखो बेशक
एग्जीक्यूटिव यानी सरकार कितनी ही ज्यादा सीरियस हो इस चीज को लेके कि पुलिस की जो इमेज है जनता के सामने वो इंप्रूव करनी है, ताकि जनता डरे ना पुलिस स्टेशन में जाने से या फिर पुलिस को अप्रोच करने से। बट अफसोस ये है कि सरकार असफल साबित हुई है। आज भी पुलिस की जो इमेज है बहुत ज्यादा खराब है, और अनटिल एंड अनलेस किसी को ना, किसी इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा पुलिस की जरूरत ना पड़े, बहुत ही ज्यादा, तब तक ना लोग पुलिस को अप्रोच करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी चैलेंजेस की बात करते हैं। दूसरा है फेडरल डिस्कॉर्ड। देखो, जो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस है ना, इसका आइडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसीव किया गया। अब ये जो सर्विस है आईपीएस की, इसे मैनेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर्स स्टेट में जाके काम करते हैं, तो ना स्टेट गवर्नमेंट का इनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। तो स्टेट गवर्नमेंट को ना कई बार भरोसा नहीं होता आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर। उनको लगता है कि इनकी जो लॉयल्टी है वो डिवाइडेड है, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर को इनकी सर्विस को मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए ना बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा ट्रस्ट होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिन ऑफिसर्स को सिलेक्ट करता है ना, उन पे ज्यादा भरोसा होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यार इन ऑफिसर्स को तो हमने ही सिलेक्ट किया है और इनकी लॉयल्टी हमारे प्रति ज्यादा होगी बजाय के सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये फेडरल डिस्कॉर्ड देखने को मिलता है। लेकिन देखो, इसकी वजह से नेशनल कोऑर्डिनेशन और यूनिटी प्रभावित होती है। अब तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। देखो, ईडी के मिसयूज के काफी आरोप लगे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ईडी का मिसयूज किया जाता है अपने पॉलिटिकल पर्पजेस को सर्व करने के लिए। बात इस गवर्नमेंट की नहीं है, हमेशा से ये आरोप लगते आए हैं। और अभी कुछ अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में देखने को मिला, जैसे वेस्ट बंगाल में ईडी के ऑफिशियल्स पे हमला हो गया, बकायदा हमला हो गया, मतलब ईडी को घुसने नहीं दे रहे हैं। देखो, अगर ये सब चीजें चलेंगी फिर तो कैसे काम चलेगा, मतलब ट्रस्ट ही नहीं रहेगा किसी भी एजेंसी के ऊपर। ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर लोअर रैंक्स है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। देखो, राइटर ये कहते हैं हमारे देश में ना सारी वाहवाही ना आईपीएस ऑफिसर्स लूट लेते हैं। मतलब जो भी केस क्रैक होता है, कुछ भी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आईपीएस ऑफिसर आ जाते हैं, एसपी आ जाते हैं। लेकिन ना लोअर लेवल पे जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको उनका क्रेडिट कभी मिलता ही नहीं है। मतलब वन मैन शो रह जाता है पुलिसिंग में कि जो कुछ है वो आईपीएस है। बट देखो, इसकी वजह से लोअर लेवल पे जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं ना, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उनकी ग्रोथ और मोटिवेशन प्रभावित होता है। ज्यादातर जगहों पर हम ये देखते हैं कि इवन कांस्टेबल तक हायर लेवल पर पहुंच सकता है। अगर अच्छा काम किया है तो उसकी ग्रोथ एक लेवल के बाद तक होती है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अगर कांस्टेबल अच्छा भी काम करेगा तो उसका ज्यादा प्रमोशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रमोशन होगा। तो इस चीज को हमें एड्रेस करने की आवश्यकता है कि लोअर लेवल पे जो पुलिस ऑफिसर्स बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं ना, उनको भी विजिबिलिटी मिले काम में, उनको भी उन्होंने अच्छा काम किया है तो क्रेडिट मिले। सबसे लास्ट में चैलेंज है पॉलिटिसाइजेशन। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, पॉलिटिकल लीडर्स पुलिस ऑफिसर्स को ना मजबूर कर देते हैं रूल तोड़ने के लिए और अपने हित में काम करवाने के लिए, कानून के अगेंस्ट जाके काम करवाने के लिए, और धमकी दी जाती है अगर तुमने काम नहीं किया तो ट्रांसफर करवा दूंगा। यह होता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। यह एक बड़ा चैलेंज है। अब देखो, इससे पहले कि हम सजेशंस डिस्कस करें, दो अच्छी न्यूज हैं। राइटर कहते हैं, पहली चीज, इंडियन पुलिस फोर्स जो है ना वो ज्यादा टैक्स सेवी हो रही है। मतलब देखो, रिक्रूटमेंट अब पहले के अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में है। अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन पहले से ट्रांसपेरेंट है। चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे लोग पुलिस फोर्स में एंटर कर रहे हैं जिनके पास में टेक्निकल डिग्रीज हैं, जैसे बीटेक की डिग्री है। अब जब देखो ऐसे लोग पुलिस फोर्स में एंटर करेंगे तो जाहिर तौर पे पुलिस को फायदा होगा। क्राइम से निपटने की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी। और दूसरी चीज ये है, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में, इसका मतलब सरकार नेशनल सिक्योरिटी एंड लैंड ऑर्डर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। अब सजेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला सजेशन, रीस्ट्रक्चर।
अभी देखो हायर एंड लोअर रैंक्स के बीच में ना डिफरेंस यानी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ग्रो करने की, उनके पास बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं होता। फिर बहुत से कांस्टेबल्स को यूं लगता है कि यार हमारा प्रमोशन तो एक लेवल के बाद होगा नहीं, कितना भी अच्छा काम कर लें इससे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो राइटर ये कहते हैं हायर एंड लोअर रैंक्स के बीच में ना डिस्टेंस को कम करना होगा। आप बोलोगे सर डिस्टेंस का क्या मतलब है, डिस्टेंस कैसे कम किया जाए? डिस्टेंस वैसे ही कम किया जाए ना, जैसे एक आईपीएस ऑफिसर के पास में ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लगातार प्रमोशन होती रहती है अपने करियर में, उतना तेजी से लोअर रैंक्स पे प्रमोशन नहीं होती। जितनी विजिबिलिटी आईपीएस ऑफिसर्स को मिलती है उतनी विजिबिलिटी लोअर रैंक के ऑफिसर्स को नहीं मिलती। तो मतलब आप ऐसा मत करो आईपीएस ऑफिसर्स के पास ही ज्यादा से ज्यादा पावर्स और लोअर रैंक के ऑफिसर्स के पास कुछ पावर्स नहीं, इसे रिस्ट्रक्चर करो। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो पुलिस फोर्स को ना आज के समय में जहां एक तरफ नॉलेज एंड इंटीग्रिटी की तो आवश्यकता है ही, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चाहिए कॉमन मैन के लिए, एम्पैथी होनी चाहिए। गरीब आदमी बेचारा आता है पुलिस स्टेशन अपनी शिकायत लेकर, बहुत दुख में होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि थाने से उसको भगा दिया जाता है। पुलिस सिर्फ इसलिए उसका केस नहीं दर्ज करना चाहती कि एक केस बढ़ जाएगा और पूछा जाएगा कि तुमने ये केस सोल्व किया या फिर नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेट्स को ज्यादा पावर्स दो ताकि वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर, इशारा यहां पे आईपीएस के ऊपर है, आईपीएस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल हो स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो इसे आप इंश्योर करो। नेक्स्ट, स्ट्रोंगर एथिक्स। इसके लिए तो देखो अब जीएस पेपर 4 भी है, लेकिन उससे लिमिटेड फर्क पड़ता है। राइटर ये कहते हैं कि देखो पुलिस ऑफिसर पॉलिटिकल प्रेशर के तले ना दबें और नो बोलें सीधा सीधा कि हम आपका गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। फेयर एंड अनबाइस्ड मैनर में पुलिस फोर्स काम करे, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एथिक्स को प्रमोट करने की आवश्यकता है पुलिस फोर्स में। तो ये कुछ सजेशंस हैं राइटर के। इस प्रकार से हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडियन पुलिस फोर्स में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स से संबंधित है। अब जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स को अनाउंस किया। ये देखो एक एनुअल एक्सरसाइज है। हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है विभिन्न सिटीज और टाउन्स को अवार्ड्स देती है जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है एक साल में पब्लिक सैनिटेशन से संबंधित पैरामीटर्स पर, यानी साफ सफाई के मामले में जो सिटीज सर्वश्रेष्ठ रही है ना, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ है कि इंदौर जो है वो फर्स्ट आई है साफ सफाई के मामले में, इंदौर पहले नंबर पे है इस बार। लेकिन इंदौर अपना अवार्ड शेयर कर रही है सूरत के साथ में। अब देखो 5 पॉइंट्स निकल के आते हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहली चीज, ये अवार्ड्स अनाउंस क्यों किए जाते हैं? देखो ये अवार्ड्स ना इसलिए अनाउंस किए जाते हैं कि विभिन्न सिटीज के बीच में ना एक हेल्दी कंपटीशन पैदा हो और ये ना जन भागीदारी बने कि हाँ हमें आसपास साफ सफाई रखनी है। इंदौर के साथ ना मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा। इंदौर में जब मैं गया ना तो वहां इवन जो खाने पीने की दुकानें हैं ना, वो भी अपने कस्टमर्स को बोल देते हैं कि प्लीज कूड़ा बाहर मत गिरिएगा, क्योंकि दुकानदार इस मामले में ना सजग है, उन्हें पता है इंदौर फर्स्ट नंबर पे है। तो वो भी ना तो खुद कूड़ा करकट फैलाते हैं ना ही अपने कस्टमर्स को फैलाने देते हैं। तो ये क्या है? ये जन भागीदारी है स्वच्छता के मामले में। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ जन भागीदारी से काम चलेगा? इसका आंसर है नो। सिर्फ जनता के पार्टिसिपेशन से, सिर्फ जनता के चाहने से कि हमें अपना शहर स्वच्छ रखना है, काम नहीं चलेगा। बहुत सारी सिटीज ना इसलिए पिछड़ जाती हैं, वहां पे जनता तो अवेयर है लेकिन उस सिटी के पास में ना तो फंडिंग है, पैसे नहीं है साफ सफाई करवाने के लिए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है, तीसरा एक्सपर्टीज भी नहीं है। तो कई सिटीज तो इस वजह से पिछड़ जाती हैं। एक बार आपने शहर में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया साफ सफाई के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है, एक्सपर्टीज बढ़िया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का चुनाव किया जा रहा है, फिर तो देखो वो सिटी लगातार टॉप पर आएगी। और यही हो रहा है इंदौर, सूरत, भोपाल, विशाखापट्टनम, इन सिटीज के साथ में। क्योंकि यहां पे ना ये सिटीज जो हैं फंडिंग के मामले में बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बढ़िया है, इसलिए लगातार टॉप पे आ रही हैं ये सिटीज। लेकिन सरकार का फोकस ना उन सिटीज पे होना चाहिए जो बेचारी पिछड़ जाती हैं।
वहां पे आइडेंटिफाई किए जाएं कि क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं कि लगातार ये सिटीज जो हैं सैनिटेशन के मामले में पिछड़ रही हैं, क्या इंप्रूव करने की आवश्यकता है, ऐसा क्या कर दिया जाए वहां पे कि वो सिटीज भी कंपटीशन में आ जाएं। इस तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान ज्यादा होना चाहिए, ये पॉइंट राइटर देते हैं। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है, देखो आजकल ना इन अवार्ड्स में बहुत सारी सब कैटेगरीज भी बन गई हैं। सब कैटेगरीज जैसे क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट टाउन कौन सा है, मतलब सबसे क्लीन टाउन जहां पे कैंट है, मध्य प्रदेश में मऊ जो है वो सबसे क्लीन कैंटोनमेंट टाउन है। सबसे क्लीन गंगा टाउन कौन सा है, मतलब कि ऐसे ऐसी कैटेगरीज में भी अब ये स्वच्छता के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। सबसे साफ कैंट हमारे देश में, सबसे साफ गंगा टाउन, बेस्ट सिटी कौन सी है जो सफाई मित्रों के लिए सुरक्षित है। तो इस प्रकार की ना बहुत सारी कैटेगरीज बना दी गई हैं अभी अवार्ड देने के लिए। राइटर कहते हैं देखो इतनी सारी कैटेगरीज बना के क्या फायदा, ये तो मतलब बड़े गोल से आप भटक रहे हो, वो वाली बात हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, क्लीनेस्ट गंगा टाउन, क्लीनेस्ट नर्मदा टाउन क्यों नहीं, क्लीनेस्ट कावेरी टाउन क्यों नहीं? क्या वो हमारे देश के टाउन्स नहीं है, हमारे देश का हिस्सा नहीं है? तो बात वही है कि क्लीनेस्ट सिटीज वाली कैटेगरी सही थी, और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में ये अवार्ड्स दिए जाने स्टार्ट किए गए थे ना, तो उन ऑब्जेक्टिव से हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अब देखो बहुत बार ऐसी सिटीज बढ़िया करती हैं साफ सफाई के मामले में, जहां से जो सांसद या एमएलए होते हैं वो केंद्र में मंत्री होते हैं। अब ऐसी सिटीज को ना पैसा बहुत मिलता है, पावर के नजदीक होती हैं ऐसी सिटीज, तो जाहिर तौर पे वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेंगी साफ सफाई के मामले में। तो राइटर ये कहना चाहते हैं बहुत सारे ना दूसरे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, उस सिटी की हिस्ट्री क्या है, वहां पे इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, लेकिन इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता अवार्ड देते वक्त। प्रयास कौन सी सिटी ने बहुत बढ़िया किए हैं, इस चीज को भी तवज्जो मिलनी चाहिए। लास्ट में वे फॉरवर्ड यही निकल के आता है कि ये जो अवार्ड्स है ना सिर्फ एक नंबर गेम ना बन जाए। ये साफ सफाई सैनिटेशन ये तो देखो एक सस्टेनेबल मूवमेंट होनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये इंश्योर करे कि वीक सिटीज जो खराब परफॉर्म कर रही हैं उनकी कैसी सहायता की जा सकती है साफ सफाई के मामले में बढ़िया करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर डिस्प्यूट है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं इस आर्टिकल में। आर्टिकल 30 क्या कहता है, माइनॉरिटीज के पास अधिकार है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर लैंग्वेज माइनॉरिटी हो, उनके पास अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेट करने का अधिकार है। फिर एक बात ये बोली गई है इसी आर्टिकल में, स्टेट ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड देते वक्त डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि कोई ऐसा तो नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो माइनॉरिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत है तो उसे कम एड दी जाए, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी ऐसे संस्थानों के साथ में। अब देखो जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, वैसे तो बहुत पुराना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी कैरेक्टर वाली है या नहीं है आर्टिकल 30 के अंतर्गत, लेकिन रिसेंट की जो डिस्प्यूट है ना वो मैं आपको बता देता हूं। 2006 में ना इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जिसमें उन्होंने बोला एएमयू जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब देखो उस समय यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए ने ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सरकार चेंज हो गई 2014 में, तो 2016 में ना एनडीए की सरकार ने ये जो केस था ना वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट से और बोला कि देखो थोड़ा संवैधानिक कंसिडरेशंस हम करेंगे, फैक्ट्स थोड़ा चेंज हुए हैं इसलिए हम ये केस वापस ले रहे हैं। जाहिर तौर पे देखो सीधा सीधा बोलूं तो कांग्रेस चाहती थी कि एएमयू के पास में माइनॉरिटी कैरेक्टर रहे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एएमयू रहे, और बीजेपी नहीं चाहती थी, एनडीए नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये केस वापस लेने के लिए बोला 2016 में। लेकिन देखो मीनवाइल ना 2019 में ये जो इशू था ना बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास भेज दिया गया डिसाइड करने के लिए, भाई किसी भी संस्थान को अगर माइनॉरिटी स्टेटस देना है तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ये सब चीजें डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच।
मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं कि अगर देखो एएमयू को माइनॉरिटी कैरेक्टर मिल जाता है, माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाता है, तो फायदा क्या होगा? फायदे देखो बहुत सारे होंगे, ये फायदे होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। अगर देखो आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू को मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी को ज़्यादा ऑटोनमी मिलेगी, क्योंकि फिर तो जैसा आर्टिकल 30 में बोला गया है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को पूरा पूरा अधिकार है अपने हिसाब से संस्थान को चलाने का, तो ऑटोनमी ज़्यादा मिल जाएगी एएमयू को। फिर दूसरी चीज़ ये होगी, एएमयू जो है 50% सीट्स तक मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित रख सकता है। इससे फायदा ये होगा, कई सारी जो रिपोर्ट्स आई जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट जिसमें बोला गया कि मुस्लिम्स की कंडीशन हमारे देश में खराब है और एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं मुस्लिम्स, तो ये 50% कोटा मिलेगा, तो इससे ना थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो मुस्लिम्स की एजुकेशनल बैकवर्ड्स को एड्रेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एएमयू को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है तो वो अपने हिसाब से ज़्यादा मुस्लिम्स रिक्रूट कर सकते हैं फैकल्टीज़ में, मुस्लिम्स को ज़्यादा लीडरशिप पोजीशन दी जा सकती है एएमयू में। चौथा पॉइंट, एएमयू को ज़्यादा ग्रांट एंड एड मिलेगी, मतलब सरकार माइनॉरिटी संस्थानों के लिए जो ग्रांट एलोकेट करती है ना, उसका एक हिस्सा एएमयू को भी मिलेगा और वो हिस्सा यानी वो ग्रांट एएमयू फिर इस्तेमाल कर सकती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। 5वें नंबर पे, अगर देखो माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है एएमयू को, तो इससे होगा क्या, एएमयू का जो करैक्टर है ना, जो ओरिजिनली एनविसाज किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा जब एएमयू को इस्टेब्लिश किया गया था, वो करैक्टर थोड़ा कंजर्व हो सकेगा। मैं आपको बता दूं कि एएमयू को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1875 में, और इस उद्देश्य के साथ इस्टेब्लिश किया गया था कि मुस्लिम्स को ना मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो अगर एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है तो यूनिवर्सिटी का जो ओरिजिनल विजन था ना, उसको अचीव करने की दिशा में ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी, बेहतर ढंग से मुस्लिम्स को मॉडर्न एंड सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब देखो बहुत सारे आर्गुमेंट्स ना ऐसे हैं जो अगेंस्ट दिए जाते हैं कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज देखो 9th रैंक प्राप्त हुई है एएमयू को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। अगर एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया तो फिर ना रिजर्वेशन नहीं देना होगा एएमयू को। अभी देखो जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना होता है ना, तो ये नहीं देना पड़ेगा, तो इनके लिए रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तो इन कम्युनिटीज को तो नुकसान हो गया। फिर ये बोला जाता है चाहे देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दोनों को ना भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में डाला गया है। तो कोई भी संस्थान जो यूनियन लिस्ट में आता है वो कभी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला केस, इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो माइनॉरिटी संस्थान है ना, उनकी अलग से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकती है जो कि देखो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और मेरिट के आधार पर हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमने अगेंस्ट में डिस्कस किए। अभी देखो इस इशू पे ना थोड़ा सा और इनलाइटमेंट की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक और आर्टिकल इस पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि इस पे ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस से संबंधित एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था और दोबारा भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इशू है। कुल मिला के ना आपका जो फोकस है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पे नहीं होना चाहिए, एएमयू पे, पूरा आर्टिकल 30 पे होना चाहिए। और अगर किसी संस्थान को माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है तो उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स हैं, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। लेकिन मुझे अंदर से फील आया अभी थोड़ा बहुत और डिस्कस हो सकता है, तो एक और आर्टिकल इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का ना नासिक में मौजूद कालाराम टेम्पल से संबंधित है। देखो इस टेम्पल में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया, इवन उद्धव ठाकरे ने भी ये बोला है 22 जनवरी को जब भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा तो वो यहीं पर रहेंगे कालाराम मंदिर में। इस मंदिर की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो कालाराम मंदिर ना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी रीजन में है। पंचवटी रीजन क्या है, देखो मान्यता ये है भगवान राम ने जब 14 साल का वनवास काटा था ना, तो शुरुआती सालों में यहीं पर इसी रीजन में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। पंचवटी मतलब 5 बरगद के पेड़,
चूंकि यहाँ पे 5 बरगद के पेड़ थे तो ये रीजन काफी शुभ था कुटिया बनाने के लिए, और यहीं पर वो घटना हुई थी सीता हरण वाली। अब देखो कालाराम टेम्पल इसलिए क्योंकि यहां पर ना भगवान राम, लक्ष्मण जी की और सीता जी की जो मूर्तियां हैं ना वो काली हैं, ब्लैक हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो। गेट पे भगवान हनुमान की जो मूर्ति है वो भी कलर में काली है, इस वजह से नाम है कालाराम टेम्पल। अब देखो जैसे टाइटल में बोला गया है, अंबेडकर ने यहां पे क्यों विजिट किया था। देखो ये अंबेडकर ने यहां पे ना ऑलमोस्ट 90 साल पहले यानी 1927 में विजिट किया था। एक तो वो थे और उस समय उनके साथ में ना एक मराठी टीचर थे पांडुरंग सदाशिव साने। दोनों ने मिलकर उस समय टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाई थी दलितों के लिए कि हिंदू टेम्पल्स में दलितों का आना बैन नहीं होना चाहिए। 1930 में अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था कालाराम टेम्पल के बाहर, और दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पे नासिक में ट्रकों में भर भर के, और मंदिर के आर पार मतलब चारों ओर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आने वाले कुछ दिनों में गाने गाए गए, स्लोगन्स रेज किए गए और मांग की गई कि दलितों की एंट्री होनी चाहिए टेम्पल्स में। तो बाद में देखो एक प्रोसेशन जा रहा था रामनवमी के दिन, और उस समय थोड़ा वायलेंस भी हो गया था, लेकिन अंबेडकर जी ने कंट्रोल कर लिया था वो। 1935 तक यह आंदोलन चलता रहा। तो ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस भी है इस टेम्पल की। थोड़ा सा टेम्पल के बारे में जानें। 1792 में यह टेम्पल बना था सरदार रंगाराव ओढेकर के प्रयासों से, और जो वेबसाइट है ना मंदिर की, श्री कालाराम मंदिर संस्थान की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यहां पर ना मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। सरदार ओढेकर के सपने में यह चीज आई कि गोदावरी में ना भगवान राम की काले रंग की मूर्ति है, तो सपने के आधार पे उस मूर्ति को रिकवर किया गया और यहां पे टेम्पल बनाया गया। और जहां पे मूर्ति मिली थी उस स्थान को आज के समय में बोला जाता है रामकुंड। मेन टेम्पल में देखो 14 स्टेप्स हैं, 14 सीढ़ियां हैं, क्योंकि भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा था, और 84 पिलर्स हैं। हर एक पिलर जो है वो 1 लाख स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। 84 पिलर मतलब 84 लाख स्पीसीज, मतलब इतनी स्पीसीज में जीवन काटने के बाद फाइनली कोई भी इंसान के तौर पे जन्म लेता है। संस्थान की वेबसाइट पे एक चीज ये भी बोली गई है कि यहां पे ना बहुत पुराना पेड़ है, और ये बोला जाता है कि पेड़ के नीचे ना एक पत्थर दबा हुआ है जिस पर भगवान दत्तात्रेय के फुटप्रिंट्स हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कालाराम मंदिर से संबंधित। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ सकती है, मेंस में तो शायद क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अब देखो इसके बाद ना इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल है, तो नई डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो हमें ये तो पता है, हमने काफी बार डिस्कस किया है, हाउथी रिबल्स यमन में जिनको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, देखो वो ना रेड सी और रेड सी के आसपास ना उन शिप्स को टारगेट कर रहे थे जो इजराइल जा रहे थे या फिर इजराइल से आ रहे थे। हालांकि ये कहने की बात है वो दूसरे शिप्स को भी निशाना बना रहे थे, जिसकी वजह से ना ये इंपॉर्टेंट जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है ना रेड सी वाली, जहां से सुएज कैनल के थ्रू सामान जाता है, यहां पे बहुत सारी शिपिंग कंपनीज ने अपने शिप भेजने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये हाउथी रिबल्स मान ही नहीं रहे थे। तो ना हाउथी रिबल्स के अगेंस्ट ना एक ग्रुप बना, यूएसए ने एक ग्रुप बनाया, अलायंस बनाया, और ऑपरेशन चलाया कि इन हाउथी रिबल्स पर लगाम लगाने के लिए ना एक ऑपरेशन हम चलाते हैं, और उस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। इसमें यूएसए समेत यूएसए के एलाई कंट्रीज, मोर देन 20 कंट्रीज ने इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। लेकिन देखो बावजूद इसके हाउथी रिबल्स मान ही नहीं रहे थे। तो ना अब जाके यूएसए ने ना यमेन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, यमेन के अंदर जाके यूएसए ने हाउथी रिबल्स के ठिकानों पे अटैक किया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब सी के अंदर लड़ाई नहीं हुई, बल्कि यमेन के अंदर जाके हाउथी रिबल्स के जो ठिकाने हैं उस पर स्ट्राइक्स की है यूएसए ने। देखो यूएसए ना एक चीज से काफी डर रहा था कि ना इजराइल हमास का जो युद्ध है ना वो बाकी रीजन में ना फैल जाए, किसी भी प्रकार से बाकी रीजन में नहीं फैलना चाहिए, और इसके लिए यूएसए के विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ये कोशिश भी कर रहे थे। और यूएसए ने लेकिन अब जो निर्णय लिया है ना कि यमेन के अंदर जाके हाउथीज के ऊपर अटैक करना, तो मतलब यूएसए जो है रिस्क लेने को तैयार है कि अगर देखो थोड़ा सा युद्ध बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन ये जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है ना ये सिक्योर रहनी चाहिए, और हाउथीज को सबक सिखाना जरूरी है। हाउथीज वैसे देखो
सिया है और ईरान सिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हौथी सिया है, हिजबुल्ला भी सिया ग्रुप है, इनको सपोर्ट करता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है, हमास जो है वो एक सुन्नी ग्रुप है, उसको भी ईरान सपोर्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि पावर राइवलरी है, मतलब ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है और यह दिखा के कि देखो हम ही हैं जो मुस्लिम्स की मदद कर सकते हैं। इसी वजह से ईरान जो है सुन्नी हमास की मदद कर रहा है। वैसे देखो जो हौथीज है ना, येमेन में सिविल वार में काफी समय से फंसे हुए हैं। किसके अगेंस्ट? सऊदी अरेबिया, यूएई, इनका अलायंस है जो हौथी रिबल्स के अगेंस्ट लड़ रहा है येमेन में, और हौथी रिबल्स को ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी ना पीस प्रोसेस चल रही थी कि परमानेंट युद्ध विराम हो जाए और येमेन सिविल वार, अभी तो सीज फायर है लेकिन परमानेंट कोई नतीजा निकले। तो कुछ एक्सपर्ट्स को डर यह भी था कहीं ये पीस प्रोसेस पटरी से ना उतर जाए यूएसए के हौथी रिबल्स के ठिकानों पर हमला करने के कारण। तो ये देखो पूरा आर्टिकल यही है। और एक बात राइटर ये भी बोलते हैं कि देखो ना, बहुत सारे यूएसए के जो अलाई कंट्रीज है ना, वो ग्रुप का पार्ट बेशक बन गए हैं इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, बट वो भी डरते हैं कि यार हमने सैनिक भेजे मिडिल ईस्ट में यूएसए के साथ लड़ने के लिए, तो कहीं यार हम युद्ध में फंस ना जाएं। मिडिल ईस्ट तो वैसे भी बहुत वोलेटाइल रीजन है, कब किसके ऊपर अटैक हो जाए, कब किसकी लड़ाई हो जाए पता नहीं लगता, काफी वोलेटाइल रीजन है। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना यूएसए के अलावा, वो डर रहे हैं कि हम अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे येमेन में या फिर मिडिल ईस्ट के किसी दूसरे देश में, क्योंकि हमने अपनी फोर्सेस भेजी तो फंस के रह जाएंगे वहां पे, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट में देखो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन तो देखो, माइनॉरिटी एजुकेशनल संस्थान के द्वारा क्या राइट्स एंजॉय किए जाते हैं इस इश्यू से संबंधित, और दूसरा पब्लिक परसेप्शन हमारे देश में पुलिस की इतनी ज्यादा खराब क्यों है, क्या रीजंस है, उसको एनालाइज करना है। मतलब क्वेश्चन के आगे और भी पार्ट्स हैं, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसे लगी आपको डिस्कशन आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।